दोस्तों, मैं निशांत त्रिपाठी यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के पढ़ने वाले हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, शेड्यूल आप लोगों को मिल चुका है जिसमें एनसीईआरटी की क्लास मेरे द्वारा आपकी पढ़ाई जाने वाली है। ठीक है, यहां से हम लोग क्लास 6 से क्लास 12 तक की पूरी एनसीईआरटी को देखने वाले हैं। क्लासेस आपकी दोनों लैंग्वेज होगी। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि किसी भी पक्ष के साथ भेदभाव ना हो। ध्यान देंगे, देखिए एनसीईआरटी को कभी भी बहुत हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी यूपी पीसीएस के लिए बता दूं कि सारे की सारे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। यहां तक कि हिस्ट्री के एनसीईआरटी से यूपीएससी में भी लगभग 80% क्वेश्चन डायरेक्टली रहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लास 6 के एनसीईआरटी से लास्ट प्रीवियस ईयर में यूपीएससी के प्रश्नों में कितने क्वेश्चन आए हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते जो मेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मैं क्रमबद्ध तरीके से आप लोग को दिखा दूंगा। देखिए एनसीईआरटी हम लोग क्लास 6 की भले पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के तरीके अलग है, क्योंकि टारगेट अलग है। जब हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी पहले पढ़ते थे तो लक्ष्य होता था क्लास 6 की जो परीक्षा है उसको क्रैक करना, उसमें अच्छा स्कोर करना। लेकिन अभी जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हमारा ये लक्ष्य एकदम नहीं है कि वो क्लास 6 में फर्स्ट रैंक लाना है, ये क्लास 6 में हिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना है। ये कदापि हम लोग का उद्देश्य नहीं है। आप लोग में से जो भी एनसीईआरटी क्लासेस देख रहे हैं, या तो वो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की आप में से लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की जो अप्रोच में अंदर है, हम लोग को उस हिसाब से जाके अपनी एनसीईआरटी को पढ़नी होगी। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी का जो अप्रोच है यूपी पीसीएस और यूपीएससी का, उस अप्रोच पे जाके इस क्लास 6 की एनसीईआरटी को पढ़ाना। क्लास 6 की एनसीईआरटी अगर आप अपने से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसको जिस हिसाब से लिंक करा गया, वो लिखा गया है एक बच्चे की तरह। ठीक है, ताकि एक बच्चे को भी इसको पढ़ने में, जो क्लास 6 का बच्चा हो उसको सहूलियत हो, जब वो खुद से भी पढ़े तो उसको चीजों को खुद से लिंक करा पाए। ठीक है, तो एनसीईआरटी ऐसे लिखी गई है कि वो बच्चा एक खुद से लिंक करा पाए। लेकिन हम लोग इससे बढ़ के, क्योंकि मैं ये मान के चला हूं कि मैं क्लास 6 के बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूं, आप में से लोगों की थोड़ी जो बौद्धिक स्तर है वो क्लास 6 के ऊपर है। ठीक है, तो मैं इस हिसाब से चीजों को लेकर चलूंगा। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाने के पीछे मैं कुछ चीजें समझा देता हूं ताकि आपको एंशिएंट हिस्ट्री समझ में आए। हिस्ट्री समझने के लिए ध्यान देना, हिस्ट्री एक्चुअली है क्या? तो जाहिर सी बात है, पूर्व के दिनों में हो चुकी घटनाएं को जानने का एक जरिया है। ठीक है, अब बात आती है कि पूर्व के दिनों में हो चुकी घटनाएं हमको कहां से जानने को मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमको हमारे पूर्वजों से मिल जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम बुक सोर्स से पा लेते हैं। ठीक है, यार हमने कुछ बुक्स पढ़ लिया, वहां से जान गए। लेकिन हर एक चीजें बुक्स में नहीं लिखी गई है, क्योंकि शिक्षण कार्य स्टार्ट से स्टार्ट नहीं है। ध्यान देना है, जब आपका स्टोन एज था, जब इंसान के लिए कागज कलम, ठीक है, जीरो के बराबर था, यानी कागज कलम से कोई संबंध ही नहीं था। इंसान की बेसिक चीज क्या होती है? इंसान की बेसिक चीज होती है, ठीक है, आवास यानी हाउस चाहिए। इंसान की दूसरी बेसिक चीज क्या चाहिए? उसको फूड चाहिए, भोजन चाहिए। ठीक है, ये दो सबसे बेसिक होते हैं, यानी हम लोग कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान। तो इंसान के लिए स्टार्ट से रोटी कपड़ा मकान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हिस्ट्री जब स्टार्ट होती है तो हम लोग पढ़ते हैं स्टोन एज। ठीक है, जब आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है तो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं स्टोन एज से। ठीक है, हम लोग समझते हैं इस ड्यूरेशन को स्टोन एज क्यों कहते हैं। देखिए, मैंने बोला कि हिस्ट्री क्या है, आपको रोटी कपड़ा और मकान हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कपड़ा और मकान। एंशिएंट हिस्ट्री की जो पहली चीज समझनी है, यहां से पढ़ते हैं। देखिए, कपड़ा की बात क्या है? कपड़ा आपको कपास से मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, अभी स्टार्ट से आपकी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि एग्रीकल्चर कब से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अभी क्या ना कि एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कपास की बात नहीं है। तो यानी स्टोन एज में इंसान या तो नग्न रहता होगा, या फिर वो क्या करता होगा कि जो पेड़ों की छाल है, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके थ्रू वो अपना तन ढकता होगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं हुआ है। एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं हुआ मींस अभी आपने कपास उपजाना स्टार्ट नहीं किया है। कपास उपजाना स्टार्ट नहीं किया है तो जाहिर सी बात है, अभी आपके कपड़े के रिसोर्सेज नहीं है। तो हमारे पास दो चीज बटा, रोटी यानी लोगों की भूख कैसे मिटी रही होगी, और मकान कैसे। ठीक है, तो रोटी के लिए क्या चाहिए? अब देखिए, स्टोन एज में जो आपका इंसान था, हम या आप अगर स्टोन एज में रहेंगे तो हम लोग हंटर रहेंगे। ठीक है, और फूड कलेक्टर रहेंगे। ठीक है, अब देखना, हंटर और फूड कलेक्टर से मतलब क्या है कि भाई मैंने एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मुझे जीना है, जीने के लिए मुझे कुछ खाना है। ठीक है भाई, मुझे कुछ एनर्जी चाहिए तो कुछ खाना है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग मारेंगे किसे? जानवर को मारेंगे। ज्यादा बड़े जानवर को, ज्यादा हिंसक जानवर को मारेंगे तो ग्रुप में जाके मारेंगे। ठीक है, ये चीज समझना है। अब समझिए, तो जाहिर सी बात है, रोटी इन द सेंस क्या हुआ, उस समय की हंटिंग करके जो हम लोग फूड की बंदोबस्त करते थे, उसको आप लोग रोटी से समझिए। अब इस फूड का बंदोबस्त हम लोग कैसे करते थे? इस फूड के बंदोबस्त के लिए हम लोग हंटिंग करते थे, यानी हम लोग को कुछ टूल्स चाहिए। भाई शिकार करने जा रहा है तो हमको टूल्स चाहिए, और ये टूल्स किस चीज के होते थे? ये स्टोन के बने होते थे, पत्थरों के बने होते थे।
तो इस तरह से आपके पड़ गया इस एज का नाम स्टोन एज, क्योंकि रोटी की व्यवस्था यानी फूड की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था स्टोन से मिल रही है। अब सेकंड चीज समझिए, मकान समझिए। इंसान अभी ईंट पत्थर इन ईंटों से परिचित नहीं हुआ है कि किस हिसाब से स्ट्रक्चर्स रखे, ये सब चीजों से परिचय नहीं हुआ। ये परिचय इंसान का कब होगा? हड़प्पन पीरियड से। ठीक है, ध्यान देना। अब एक चीज समझिए, जब हम लोग आते हैं मकान की बात करते हैं, ठीक है, मकान की बात करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि यार बारिश तो उस वक्त भी हो रही होगी, बारिश हो रही होगी तो इंसान को रहना है, रहना तो कहां रहेगा? तो जाहिर सी बात है कि वो पहाड़ों की छतों के नीचे यानी गुफाओं में रहेगा। ठीक है, तो वो गुफाओं में अपना निवास करता रहेगा। ये गुफाएं किस चीज की हैं? जो गुफाएं पत्थरों के, स्टोन्स की हैं। तो इंसान की रोटी की जरूरत और इंसान के मकान की जरूरत क्या है? स्टोन से पूरी हो रही है। यही रीजन है इस ड्यूरेशन को हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्टोन एज क्योंकि है, ये चीज हम लोग समझिए। अब एक चीज समझिए, हिस्ट्री में कुछ टर्म्स आप लोग को और चाहिए। अभी मैं बुक्स में एंटर करने के पहले बुक्स पढ़ाते समय आपको चीजें समझ में आए, मैं वो चीज समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न डे। ठीक है, हिस्ट्री को और बेहतरीन तरीके से हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, उसको समझिए। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री की पहली फेज को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, यानी प्री हिस्टोरिक एज या प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं हम। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल या हम लोग इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड्स कहते हैं। सेकंड आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ये होते क्या है, मैं जस्ट इसको समझा रहा हूं। ठीक है, यानी हम लोग कहते हैं इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड्स हो गया। ठीक है, ध्यान देना है। तीसरा आपका होता है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, अब देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड समझ करिए कि ये वो दौर है जब हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, यानी हमारे पास कोई बुक्स वगैरह या कोई ऐसे अभिलेख मिले, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट मिले जिसमें कोई चीज लिखी गई हो, ऐसा अपने पास कुछ नहीं। यानी जब किसी ड्यूरेशन की हिस्ट्री जानने के लिए हमको पुरातात्विक सोर्सेज पे डिपेंड होना पड़ता है, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे डिपेंड होना पड़ता है। उस ड्यूरेशन को हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं इसके बारे में भी मैं जस्ट अभी चर्चा करूंगा। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड आप लोग समझ गए क्या होता है। तो स्टोन एज में इंसान हंटर है, भोजन की व्यवस्था कर रहा है, पेट की व्यवस्था कर रहा है, तो अभी लिखने पढ़ने की कोई बात ही नहीं आती है। तो यानी स्टोन एज जो है आपका दोस्तों, जो आपका स्टोन एज है, इस स्टोन एज को हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी ठीक है प्रागैतिहासिक काल। अब देखिए सेकंड आता है आपको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या होते हैं इसको समझिए। देखिए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या है कि भाई अपने पास सोर्सेज है, ठीक है, अपने पास कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं, ये देखिए कुछ ऐसे क्वाइंस मिले हैं जिसमें ये साइड साइड में कुछ चीजें लिखी गई हैं, ये कुछ चीजें लिखी गई हैं, बट अपन लोग रीड नहीं कर सकते, इसको पढ़ नहीं सकते हैं कि भाई इस पे ये किसी राजा का नाम लिखा है, तिथि लिखी है या कोई इंपॉर्टेंट विशेषताएं उस ड्यूरेशन की लिखी है, कुछ नहीं पढ़ सकते। मैं अपने लोग के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी कुछ नहीं जान सकते हैं। इस क्वाइंस को देख के, केवल इस चित्र को देख के बता सकते हैं कि यार ये एक इंसान का चित्र है, जिसके पास मूंछ होती थी, दाढ़ी होती थी, 3 पतिया साल पहनता था, ऐसा तैसा, लेकिन जो लिखा है आई डोंट नो। ठीक है, उसके बारे में इसके अलावा अपने लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो अब बात समझिए, ऐसे ड्यूरेशन को हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता, सैंडो पीरियड या हड़प्पन पीरियड, हड़प्पन साइट्स आती है। ठीक है, ये चीज समझना है। तीसरा आपका आता है हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड वो होती हैं जिनमें हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं उस ड्यूरेशन की हिस्ट्री जानने के लिए, साथ ही साथ लिटरेरी सोर्सेज भी हैं, यानी साहित्यिक सोर्सेज भी हैं। वेद, 4 वेद की कॉन्सेप्ट आती है, यानी आप हिस्टोरिकल पीरियड में वैदिक पीरियड को रखते हैं। ठीक है, अब आप लोग समझ गए प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या होते हैं और हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है, ये चीज आप लोग समझ गए। इन चीज को जानना बहुत जरूरी है हिस्ट्री जानने के लिए दोस्तों, तो मैंने इसलिए सबसे पहले इन चीजों को बताया। अब देखिए यहां पे आपके ध्यान देना है, यहां पे आपकी अध्याय जो है आपकी इस बुक्स में क्या क्या लिखे उनके बारे में लिखा है कब, कहां और कैसे, व्हाट, वेयर एंड, ठीक है, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं। टॉपिक्स को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन ये बुक लिखी गई है, मजेदार तरीके से ये बुक समझ में आएगी, इस बात की मैं गारंटी लूंगा। अभी तक जो मैंने चीजें बताई हैं वो हिस्ट्री समझने के लिए जरूरी थी, मैंने वो चीज आप लोग के पास रखी है, ध्यान देना है। अब हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं जो इस बुक में लिखी गई है
उन चीजों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और क्लियर आपको चीजें दिख रही होंगी। मैं जिन चीजों को नहीं दिखेंगी मैं उनको जूम कर दूंगा, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर दिखेंगी और बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगी, इस बात की गारंटी है। दोस्तों ध्यान देना है, ठीक है, जब हम अपने पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हम अपने पास्ट के बारे में क्या जानने की कोशिश करेंगे। देखिए बुक्स कह रहा है ये, ठीक है, एनसीईआरटी कहती है कि हम आखेट को, ठीक है, यानी जिसको लोग नॉर्मली शिकारी कहते हैं यानी हंटर कहते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पशुपाल को, ठीक है, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, ठीक है, इन लोगों के बारे में, ठीक है, कह रहा है कि हमको क्या करना है, जानकारी हासिल करना है, ठीक है, क्योंकि अपना जो हिस्ट्री है, जो एंशिएंट जो स्टोन एज है, ठीक है, या जो हम लोग कहते हैं हड़प्पन पीरियड है, जहां तक के बारे में हमको जानकारी केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के दम पे मिलती है, उनके बारे में, उस ड्यूरेशन के रूलर कैसे रहोगे, उस ड्यूरेशन में ट्रेड कैसे चलता रहा होगा, उस ड्यूरेशन में जो ट्रेडर थे वो कैसे थे, किस चीज का ट्रेड करते थे, किस चीज का हम लोग को एक्सपोर्ट करना होता था, किसका हम इंपोर्ट करते थे, ये चीजें जानने के, ठीक है, इन चीजों को जानने के बारे में क्या है, ठीक है, ये बेसिक्स में लिखा है कि इन सब चीजों के बारे में लोग यानी पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, मींस इन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ पहली पैरा में ऐसा कुछ बोल नहीं रहा जो आप लोग समझ सके, ठीक है। सेकेंड पैरा के बारे में देखेंगे। सेकेंड पैरा आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्टोन एज का जो हमारा आरंभिक युग है, यानी आज की 20 लाख साल पहले का ड्यूरेशन, ठीक है, 20 लाख साल पहले का ड्यूरेशन, जिसको हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना है, यानी पैलियोलिथिक एज के बारे में बात कर। अब होता क्या था, उस ड्यूरेशन में हम लोग क्या थे, हंटर थे, ठीक है, हंटर थे मींस कि हम जानवरों का शिकार क्या करते थे, हमारा जो भोजन चलता था वो जानवरों के शिकार के दम पे चलता था, यानी ठीक है, हम लोग क्या करते थे, जानवरों को शिकार किया करते थे, ठीक, और जानवरों का शिकार करके क्या करते थे, कुछ दिन तक उनको सेफ रख लेते थे, यानी हम लोग कुशल खाद्य संग्राहक थे, ठीक है, यानी हम लोग क्या थे, स्किल गैदरर थे, हम लोग कुशल खाद्य संग्राहक थे, ठीक है। तो ये चीज हम लोग की थी एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हम लोग क्या थे, हम लोग अपने फूड की जरूरतें कैसे पूरा करते थे उसके बारे में। तो पैलियोलिथिक एज में बेसिकली हम लोग क्या थे, तो पैलियोलिथिक एज में हम लोग स्केल गैदरर थे, हंटर थे, इस चीज को दिमाग में रखना है, जिसको मैंने स्टार्ट में ही आपको समझा दिया। हम लोग एक जगह पे रुक के रहना स्टार्ट, यानी अस्थायी निवास कब से स्टार्ट करेंगे, जब हम लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए क्या जरूरत है, एग्रीकल्चर करने के लिए आपको एनिमल्स की जरूरत है। एनिमल्स के लिए आपको क्या जरूरत है कि भैया हमारे पास एक बाउंड्री होनी चाहिए जहां पे एनिमल्स के फूड की व्यवस्था हो, ठीक है भाई, तभी तो हम एनिमल्स को खिलाएंगे। एनिमल वरना क्या करेगा, दूसरी जगह खाने चला जाएगा, तो हमारे पास कैसे रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए हमको उन जानवरों की विशेष जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग जब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग अस्थायी निवास करना स्टार्ट करेंगे, अस्थायी घर बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान देना है। अब देखिए कह रहा है कि आपको जब हम लोग पहली बार फसल उपजाना जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों ने गेहूं, जौ जैसी फसलों को उपजाना स्टार्ट किया, ठीक है, यानी स्टार्ट में हम लोगों ने किन फसलों पे जोर दिया, तो हमारे जो पूर्वज थे, जो स्त्री पुरुष थे, उन लोगों ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना स्टार्ट किया था स्टार्ट में, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले किन चीजों को उपजाना शुरू किया, तो गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना स्टार्ट किया था। आगे कह रहा है, ध्यान देना है, जो आपकी विंध्य रेंज है, कह रहा है कि यहां से जो आपका विंध्या रेंज है, ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, कह रहा है कि उत्तर में जो आप उत्तर पूर्व में जो आपकी गारो पहाड़ियां है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, गारो पहाड़ियां, देखिए यहाँ पे आपका ये गारो हिल्स दिख रहा है, जो आपका ये गारो हिल्स वाला लोकेशन है, और ये जो आपका विंध्या वाला लोकेशन है, ये देखिए विंध्य पहाड़ियां, ये आपका विंध्य पहाड़ियां, मैं इंग्लिश में दिखा देता हूं, देखिए ये आपका विंध्या रेंज, ठीक है। तो कह रहा है कि जो आपका गारो रेंज है, जो आपका विंध्या रेंज है, ठीक है, इन लोकेशंस पे क्या है, सबसे पहले एग्रीकल्चर का विकास, ठीक है, सबसे पहले एग्रीकल्चर का विकास हुआ, और यहां पर सबसे पहले चावल उपजाया गया, ठीक है, चावल उपजाया गया। एग्रीकल्चर के बारे में दोस्तों यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन करके आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले हम लोग मेहरगढ़, पाकिस्तान में, ध्यान देना, एक लोकेशन है मेहरगढ़, मैं अभी आपको उस लोकेशन को दिखाऊं। हम लोग मानते थे कि एग्रीकल्चर के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से मिले, हालांकि ध्यान देना है अब ये बदल गया है, ठीक है, यानी अब मेहरगढ़ इस प्रूफ से हट चुका है, ठीक है। अब सबसे प्रारंभिक साक्ष्य अगर आपको पूछेगा क्या मेहरगढ़ है, तो नहीं है। अगर आप में से किसी को पता होगा कि एग्रीकल्चर के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य उत्तर प्रदेश का एक लोकेशन है, जो कि गोरखपुर के बगल में एक संत कबीर नगर नामक जिला है, उसी जिले का वो लोकेशन है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि वो कौन सा लोकेशन है जहां से 9000 ईस्वी पूर्व के, ध्यान देना है, लगभग 9000 ईस्वी पूर्व के एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले, ठीक है। यानी मेहरगढ़ को किसने चैलेंज किया है उत्तर प्रदेश के लोकेशन को, आप लोग कमेंट करके अगर आपको पता होगा तो लोकेशन को आप लोग पिन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग सारी चीजों को देखेंगे, अभी एकदम अनिश्चित रहना है।
इस पैरे के हिसाब से जो आपकी एग्रीकल्चर स्टार्ट होती है वो विंध्या वाले रीजन में, जो गारो वाला रीजन है, उस रीजन में आपकी चावल की यानी राइस की खेती स्टार्ट होती है। ठीक है, आप लोग ये इस मैप से क्या करेगा, एक बार ये सिंध नदी जो ट्रिब्यूटरी है उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरी आपकी पूरी जब आप हड़प्पन पढ़ेंगे ना, जब हड़प्पन साइड पढ़ेंगे तो आपकी सिंध रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे ये आपकी सिंध रिवर हो गई, ये आपकी झेलम नदी हो गई, ठीक है, इसके साथ आपकी चेनाब हो गई, ये आपकी रावी नदी हो गई, ये आपकी देखेंगे सतलज नदी होगी, और इसमें आपकी 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 ब्यास नदी मिल जाती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। इस मैप में हम लोग को एक चीज और क्या देखना है, एक तो नॉर्थ से साउथ जो रिवर्स का क्रम है, ठीक है, सिंध रिवर की ट्रिब्यूटरीज का जो नॉर्थ से साउथ क्रम है उसको आप लोग याद करना है, एग्जाम में ये आता है। तो वो क्या हो गया, सबसे नॉर्थ में झेलम हो गया, झेलम के बाद से आपका चेनाब हो गया, चेनाब के बाद से आपकी रावी हो गई, रावी के बाद से आपकी, ठीक है, ब्यास और सतलज हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। अब देखिए यहाँ पे आपकी ये सिंध जो रिवर है, यहाँ पे देखेंगे ये आपकी जो सिंध रिवर है, ठीक है, इसमें आपकी काबुल नदी आपकी क्या कर रही है, मिल रही है। तो एक चीज ध्यान देना है, क्वेश्चन बने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सिंध रिवर में मिलती हैं, ठीक है, यानी उससे उसका उनका मिलन होता है, ठीक है, संगम बनाती हैं। तो वहां पे हम लोग काबुल नदी को कभी भूलेंगे नहीं। पाकिस्तान से नफरत करिए, उनकी नदियां मिल रही है, पाकिस्तान का बेल्ट कभी अपना ही बेल्ट था। तो हम लोग ऐसा नहीं कि काबुल को देख के नहीं यार अंदर से स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं भाई काबुल तो नहीं मिलती है। मैप क्या कह रहा है, मैप कह रहा है भैया काबुल झेलम आपकी सिंध से मिलती है, तो मींस मिलती है, और अपने को एग्जाम में क्वेश्चन सही करने के लिए काबुल को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ काबुल भी अपने सिंध में मिलती है। सिंध नदी आपकी इस देश का नाम जो हिंदुस्तान पड़ा है उसमें सिंध नदी का बड़ा रोल है। कैसे रोल है अभी हम लोग आगे देखते हैं इस चीज को। ठीक है, ये सोन नदी वाला रीजन आप लोग देख लीजिए, सोन नदी वेरी इंपॉर्टेंट है क्यों, ठीक है, अभी कई सारे जो क्षेत्र है वो यहीं पे डेवलप हुए हैं, तो सोन नदी का बेल्ट आप लोग ध्यान में रख लेना है। ठीक, अब आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी हो गई। द प्लेस वेयर राइस, ठीक है, वाज फर्स्ट ग्रोन आर द, ठीक है, आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। ये सारी चीजें मैंने समझा दिया, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, इश्यू को आपको समझ देंगे। ठीक, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, तो ट्रिब्यूटरीज जैसे मैंने बोला कि सिंधु नदी नदी तंत्र, ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो छोटी छोटी रिवर्स होती है जो बड़ी रिवर्स में आके मिलती है। तो देखिए आप लिखा भी है स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लॉन्गर रिवर। ठीक है, तो जो बड़ी नदियों में जो छोटी छोटी नदियों का मर्ज होती है, ठीक है, वो सारी नदियां क्या होती है, बेसिकली ट्रिब्यूटरीज कही जाती हैं। ठीक है, इश्यू को दिमाग में रखना है। अब देखना है यहां पे कह रहा है कि गंगा और उसकी सहायक नदी जो सोन है उसका पता लगाओ। ठीक है, यानी लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है, कॉल द सोन नदी। ठीक है, यहां पे देखिए सोन नदी के बारे में यहां पे देखिए लिखा हुआ है, सोन नदी ये देखिए फ्लो कर रही है, ये आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, गंगा की ये क्या है, ये आपकी गंगा नदी हो गई, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, देखिए यहां पे मिल रही है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब हम लोग क्यों कह रहा है कि भैया कि सोन नदी को पता लगाओ, तो जाहिर सी बात है कि हिस्ट्री में सोन नदी का कुछ रोल होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यार हिस्ट्री में क्या है सोन नदी का रोल, एक बार इसको देखते हैं। कह रहा है कि भैया इस बेल्ट पे जो सोन नदी वाला बेल्ट है, इस बेल्ट में क्या हो रहा है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पहले, ठीक है, इसको जानना है, यानी लगभग 4700 ईयर एगो क्या हुआ है कि इन नदियों के किनारे कुछ कुछ नगर डेवलप किए गए हैं, कुछ नगरों का विकास हुआ है, कुछ नगर का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को थोड़ा सा, ठीक है, जिन सिटीज का डेवलप हुए इन रिवर बैंक के किनारे, उनको देखने की कोशिश करते हैं, ध्यान दे रहा है। ठीक, आगे कह रहा है कि गंगा पर उसकी सहायक नदियों के किनारे, ठीक है, कुछ लगभग उसके बाद से कह रहा है कि आगे उसके नीचे जाएंगे तो 2500 के ईयर पूर्व के करीब में कुछ नगर क्या सिटीज क्या डेवलप होना स्टार्ट हुए। तो नगरों का विकास के बारे में बेसिकली बता रहा है। देखिए अब मैं अगर आपको हिंट दूं, मगध वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो मगध वगैरह का जो डेवलपमेंट है वो आपके सोन नदी के इर्द गिर्द हुआ है। ठीक है, मगध वगैरह के बारे में हम लोग अभी जब महाजनपद पीरियड पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, मगध के बारे में यहां भी लिखी गई है, तो आगे बढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग देख लेंगे उस चीजों को। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इन चीजों को समझेंगे। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, एक बार आप लोग इस चीज को समझिए। ठीक है, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, इस चीज को समझिए। देखिए भारत को सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं, एक कॉन्टिनेंट के अंदर जो विशेषताएं होनी चाहिए वो सभी विशेषताएं भारतीय उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट में है। जब हम लोग सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो हम लोग उसमें अफगानिस्तान वाले बेल्ट को भी कवर करते हैं, हम लोग पाकिस्तान के भी बेल्ट को कवर करते हैं, जो हम लोग पुराना वो जो एक
इंडिया था, हम लोग उसको कवर करते थे, जैसे म्यांमार वगैरह, उसमें आपका सारी चीज आती है। आपके सब कॉन्टिनेंट में आपको डिजर्ट भी मिल जाएगा, रेगिस्तान मिल जाएगा, नदियां, बड़ी बड़ी नदियां, ठीक है। आप इधर ब्रह्मपुत्रा देख लीजिए और आप वेस्ट में क्या देख लीजिए, सिंध रिवर देख लीजिए। तो इतनी बड़ी बड़ी रिवर बेल्ट आपको आपके इस उपमहाद्वीप में मिलती हैं, और थार जैसा डिजर्ट आपको इस उपमहाद्वीप में मिलता है, ठीक है। उसके बाद से आप भारत को देखेंगे तो भारत क्या है, भारत के तीनों साइड से आपको हिंद महासागर मिलेगा, ठीक है। एकमात्र ऐसा महासागर है जो जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें, ठीक। हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर नाम पड़ा है आपके इस महासागर का, ठीक। इसकी विशेषताएं हैं, यानी एक कॉन्टिनेंट के अंदर जो जो विशेषताएं होनी चाहिए, भारत के अंदर वो सभी विशेषताएं थी। यही रीजन है कि इसको हम लोग एक सब कॉन्टिनेंट के तौर पे जानते हैं, ठीक है। ध्यान देना, वही चीज आप देखिए कि पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, रिवर्स, ठीक है, सीज, इन सब के कारण क्या है, बेसिकली हम लोग इसको सब कॉन्टिनेंट के तौर पे जानते हैं। लेकिन इन इन चैलेंजेस के बाद, भाई डेजर्ट को पार करना आसान नहीं है, रिवर्स में अगर बाढ़ है तो पार करना आसान नहीं है, समुद्र जिनकी फ्लो किस दिशा में फ्लो करेंगे, अगर उसकी स्टडी नहीं है तो आप छोटी मोटी नावों से समुद्र पार नहीं कर सकते हो, ठीक है। वास्को डिगामा बनना इसी के लिए था। आज तक हम लोग वास्को डिगामा को इसी के लिए पढ़ते हैं, इसी उपलब्धि के लिए कि भाई उस समय तुमने समुद्र पार करके भारत की खोज कर ली, ठीक है। आप समझिए, जैसा आज आप समझिए, आज जैसे हम लोग यूएस के बारे में कहते हैं, भाई अपने को यूएस घूमने जाना है, तब वर्ल्ड कहती थी कि हमें भारत घूमने जाना है। इसी के कारण हम लोग भारत को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, यहाँ की विशेषताओं, यहाँ की धन, यहाँ की संपदा, ठीक है, यहाँ के जो डेवलपमेंट्स थे उसको देखने के लिए। जिस वर्ष, जिस ड्यूरेशन में पूरे वर्ल्ड में कोई बिल्डिंग्स ही नहीं होती थी, उस ड्यूरेशन में हड़प्पन साइट में 2-2 मंजिल, 3-3 मंजिल, आप देखेंगे 2 स्टोरी 3 स्टोरी आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। ये सारे डेवलपमेंट्स हमारे इंडिया में थे। इंडिया इसी के लिए सोने की चिड़िया हुआ करता था, ठीक है। यानी कुछ रीजंस थे, आज कोई तुलना नहीं है। अगर हम लोग तब के भारत की आज की यूएसए की तुलना करेंगे तो कोई तुलना है ही नहीं, ठीक है। तब के भारत की कोई तुलना नहीं है, इस चीज को ध्यान देंगे। अभी जब आप हिस्ट्री आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार कि वास्तव में हम लोगों ने इंडिया को बहुत पीछे कर दिया। शायद हम लोगों ने अपने इतिहास को संभाला होता, संजोया होता, उसको और फैलाया होता, ठीक है, तो शायद आज भारत भारत रहता, ठीक है। यानी हम लोग ये नहीं कहते कि हमको फिर से सोने की चिड़िया बनना है, हम लोग शायद हीरे की चिड़िया बन चुके होते, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, आगे कह रहा है कि लोग काम की तलाश में, ठीक है, या भारत की तरफ युद्ध किए, यानी सेना लेकर, ठीक है, सेनाओं के और दूसरे क्षेत्रों पे विजय करने के लिए क्या है, एक दूसरे जगहों पे आते जाते थे। इस ड्यूरेशन में ट्रेड काफी फैला, ठीक है। देखिए माइग्रेशन कैसे हुआ, या इस पैरा में क्या बता रहा है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे गए, उसके रीजंस को समझा रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भैया लोग काम की तलाश में, जैसे आज भी आप नौकरी करने का कि बंबई चले जाते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से क्या है कि लोग काम की तलाश में, लोगों को रोजगार मिले, भाई जीविका चलानी है, तो समय के साथ लोग क्या है कि काम की तलाश में, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स मतलब हो गया कि भैया बाढ़ आ गई, ठीक है, फ्लड आ गया, या ऐसी कोई भूकंप आ गया, कोई ऐसी चीजें आ गई जिसकी वजह से लोगों को माइग्रेशन करना, ठीक है। तो ये दूसरा कारण बना कि लोगों को एक स्थान से दूसरे, यानी एक्स प्लेस से लोगों को दूसरे स्थान वाई स्थान पे जाना। तो दूसरा कारण क्या था, नेशनल जो डिजास्टर्स वगैरह है वो थे। तीसरी कारण क्या है कि भैया सेनाएं, उस ड्यूरेशन में क्या है, एंशिएंट में लोग एक दूसरे के क्षेत्रों को विजिट करना चाहते थे। विजिट करने के पीछे की भी रीजन थे, ठीक है। भैया सब कुछ है कि हम संपन्न बने, हमारा क्षेत्र संपन्न बने, ठीक है। इसके लिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा लैंड एक्वायर करिए, ठीक है। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इसके लिए सेनाएं होनी चाहिए, ठीक, हमारे पास फर्टाइल लैंड्स होनी चाहिए, ठीक है। इन सारी चीजों के लिए क्या है, लोग एक दूसरे के क्षेत्रों पर युद्ध करते थे, ठीक है। तो इस कारण से भी क्या है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। हड़प्पन साइड से, हड़प्पन पीरियड से देखेंगे ट्रेड काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। आगे आप हड़प्पन देखेंगे, फिर आप वैदिक पीरियड देखेंगे, उत्तर वैदिक पीरियड देखेंगे, गुप्ता देखेंगे, मौर्य देखेंगे, सब में देखेंगे ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। व्यापार की सबसे अच्छी खूबी बता दें, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो लोग केवल इंसान नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए मैं क्या हूं, मैं साउथ चला जाऊं, ठीक है, तो मैं नॉर्थ के कल्चर को लेके भी साउथ चला जाऊंगा। अभी यूएसए में क्या है, देखेंगे छठ पूजा मनाई जा रही है, क्योंकि छठ यूएसए की नहीं है, ठीक है, लेकिन मनाई जा रही है क्योंकि हमारे जो उत्तर भारतीय हैं वो यूएसए पहुंचे तो उस कल्चर को लेके पहुंचे, ठीक है। इसको ध्यान देना है। तो इसी तरीके से क्या है कि लोग एक एजुकेशन के लिए, ठीक है, ट्रेड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसकी हम लोग को जानकारी कैसे मिलती है, हमारे कुछ सामान कुछ दूसरे जगहों से मिल गए, ठीक है। जैसे मेसोपोटामिया में हमारे क्वाइंस मिल गए, हमारे यहाँ उपजी जो चीजें हैं वो मेसोपोटामिया में मिल गई। तो जाने तो भाई उड़ के थोड़ी मेसोपोटामिया चली गई, कोई पहुंचाया, कौन पहुंचाएगा, कोई ट्रेड करने वाला, कोई व्यापारी पहुंचाएगा, ठीक है,
वही पहुंचाएगा, या सेना कोई आएगी, कोई सामान यहां से लेके चली गई, कोई तो इंसान गया होगा तो ही लेके गया होगा। तो कैसे विश्व का जुड़ाव हुआ, दूसरे देश के लोग, दूसरे राज्य के लोग हमारे यहाँ कैसे आए, हमारे यहाँ के लोग वहां कैसे गए, इस पैरा में बेसिकली इन सब चीजों पे चर्चा किया गया है। ठीक है, ध्यान देना है। तो ये यहाँ पे इंग्लिश में भी यही सारी चीजें बोली है। ठीक है, कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जिससे फ्लड हो गया, ड्रॉट, ठीक है, सूखा हो गया, ठीक है, इन सब चीजों की वजह से क्या है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, गए। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका पैरा है वो क्या कहती है, उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरा कह रही है कि जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसकी विशेषताएं बहुत अच्छी थी। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, बहुत अच्छी थी। इसकी विशेषताओं को देखते हुए, ठीक है, इसकी विशेषताओं को देखते हुए क्या हुआ, कुछ यहां पे लोग आते हैं और फिर वापस नहीं जाते। ठीक है, कौन कौन से वो लोग थे आगे लिखी हुई है। ठीक है, आगे वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो कुछ हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से इतने प्रभावित होते हैं, ठीक है, यहाँ की समृद्धि से इतने प्रभावित होते हैं कि यहीं आते हैं और यहीं के हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है कि उपमहाद्वीप में बाहर से कुछ ऐसे भी लोग आए जो यहीं बस गए, यानी यहां पे आए और यहीं के हो गए, वापस वो अपने कंट्री लौट के नहीं गए। ठीक है, इस चीज के बारे में यहां पे बता रहा है, इसको देखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कल्चरल ट्रेडिशंस है, ठीक है, जब लोगों का मूवमेंट यहाँ पे होता है तो कल्चरल ट्रेडिशन से लोग इतने प्रभावित होते हैं कि लोग यहीं के हो जाना पसंद करते हैं। अभी एक बेसिक इंट्रो चीज समझा रहा है, अंदर इसके डिटेल, वो कौन से लोग आए, किन कल्चरल चीजों से प्रभावित हुए, यहां पे आए तो उन्होंने क्या नई चीजें की, हमारी संस्कृति से जब उनकी संस्कृति का मेल हुआ तो जो क्या नई चीज डेवलप हुई, उन सारी चीजों के बारे में आगे चर्चा किया गया है, आगे डिस्कस किया गया, उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। अब देखिए हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, नेम ऑफ द लैंड, देश का नाम कैसे पड़ा। ठीक है दोस्तों, जो सिंधु नदी है ना, उसका एक नाम इंडस रिवर भी है। ठीक है, उसे इंडस रिवर ने इंडिया नाम दिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में हम लोग क्या कहते थे, सिंध कहते थे। ठीक है, सिंध कहते थे। ठीक, तो इंडिया शब्द यहां पे कह रहा है कि इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में हम लोग क्या कहते थे, जिसे संस्कृत में हम लोग सिंधु की नदी कहते थे या सिंध कहते थे। ठीक, अब यहां पे देखिए यही चीज कहा है, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। ठीक है, अब देखिए तो इंडस रिवर, ठीक है, और इंडिया नाम कैसे पड़ा, ये हम समझ गए कि इंडस रिवर की वजह से इसका नाम इंडिया पड़ा। आगे एक चीज बात कर रही है कि हमारे उत्तरी पश्चिमी भाग में देखेंगे, पाकिस्तान के उधर, तो आपको ईरान, यूनान, ये सारी कंट्रीज मिलेंगी। ठीक है, जैसे ठीक है, अब होता क्या, जब भारत की संपदा से सबके सब प्रभावित थे, तो जाहिर सी बात है जब यूनानी भारत को देखते थे ना, तो वो वो नहीं बोल पाते थे, वो स का उच्चारण ह के रूप में करते थे। ठीक है, वो स को ह बोलते थे, इसी के लिए वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, और सिंधु नदी के इस पार, यानी सिंधु नदी के इस पार रहने वाले हर एक लिंग को हिंदू बोलते थे। ठीक है, और इसी कारण इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ जाता है। ठीक, तो यानी जो हिंदू वर्ड है ना, वो अपने आप में एक, हम लोग कह सकते हैं ये कोई एक रिलीजन को संदर्भित नहीं करती है। यही कारण है कि जब देश का डिवीजन होता है तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा भी था, क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का मतलब सिंधु के बिना कहां है, क्योंकि सिंधु के इस पार रहने वाला हर इंसान हिंदुस्तानी है। ठीक है, तो अगर आप इस देश का नाम हिंदुस्तान है, हम लोग सब हिंदुस्तानी है, तो आप सिंध को उधर मत दीजिए, सिंध इधर लीजिए, सिंध नदी से इधर लीजिए। ठीक है, यानी उन्होंने जो डिवीजन हुआ था उसके ऊपर उन्होंने एक तर्क लगा था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो वो श का उच्चारण क्या है, ह के रूप में करते थे, वो श नहीं बोल पाते थे। अब देखिए यहां पे वही चीज लिखी गई है कि ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी को, ठीक है, और इंडिया के रूप में स को चूंकि ह बोलते थे, इसी तरह से उन्होंने सिंधु को हिंदू या हिंदुस्तान के रूप में इसको नाम दिया। ठीक है, इसको ध्यान देना। अब बताते कि इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा। ठीक है, इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा, देखिए यही सब चीजें यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी गई हैं, आप लोग एक बार और इंग्लिश वाला भी टर्म्स देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, और ये सब चीजें आप लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि भरत नाम का एक कबीला, एक ट्राइबल्स ग्रुप होता था। ठीक है भाई, हम लोग मुख्य पहले हम सब ट्राइब्स थे। ठीक है, क्योंकि ट्राइब्स कहते किसे ना, उसकी कुछ डिफिनेशंस है। ठीक है, तो उस डिफिनेशंस में आज के 5000 4000 साल पहले हम सब फिट होते थे। तो हम सब क्या है, वैदिक इरा तक हम सब ट्राइब्स थे। ठीक है, ठीक, इस चीज को ध्यान देना है। तो क्या कि ऋग्वेद में जब हम लोग वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो पहली साहित्यिक सोर्स के तौर पे आता है ऋग्वेद आती है।
तो ऋग्वेद में क्या है, आपकी भरत ट्राइब्स के बारे में चर्चा किया है, यानी भरत कबीले के बारे में चर्चा की गई है। और उसी भरत कबीले को श्रेष्ठ कबीले के तौर पर जाना गया है। कुछ लोग आर्यंस खुद को बोलते थे, आर्यंस का मतलब होता था श्रेष्ठ, ठीक है। तो उसी भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम, तो भारत कैसे इस देश का नाम पड़ा, ठीक है, कैसे इस देश का नाम इंडिया पड़ा, ये हम लोग समझ गए, ठीक है। तो हम लोग समझ गए भरत वर्ड जो है, इसको पहले उसका वर्णन कहां पे किया गया है, तो मेंशन इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में इस बात को मेंशन किया गया, ठीक है। ऋग्वेद क्या है, तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, ठीक है, लगभग 3500 साल पहले इस बुक को लिखी गई है, लगभग 3500 ईयर पूर्व, ठीक है। अब ध्यान देते हैं हम लोग, ये सब चीजें समझ गए। अच्छा, अब हम लोग इसके आगे आएंगे, तो मनुष्य जो पांडुलिपियां हैं उनको देखेंगे, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखेंगे, जो पांडुलिपि, ठीक है, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, इस चीज को देखना है, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपि, पांडुलिपि क्या होती है, पांडुलिपि ने भी हमको एंशिएंट की जो चीजें हैं, जो हिस्ट्री की चीजें हैं, उसको बहुत सारी चीजों का वर्णन किया है। हिस्ट्री को जानने में पांडुलिपियों का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंस है इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यार कि मैन्युस्क्रिप्ट्स होती क्या है, पांडुलिपियां होती क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए मैनुअल, ठीक है, मैनुअल का मतलब ये होता है कि चीजें जब हाथ से लिखी गई हो, ठीक है, ध्यान देना है। तो ये पुस्तकें क्या है, हाथ से लिखी होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं पांडुलिपि, ठीक है, पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हाथ से लिखी गई हैं। अब बताते हैं कि भैया कागज तो था नहीं, कागज था नहीं, तो फिर किस सोर्स पे हाथ से लिखे, भैया हाथ तो लिखने के लिए है, लेकिन लिखने वाला कोई चीज तो भी चाहिए कि भैया अपने को यहां पे लिखना है, कहां पे लिखिए, बात ही आती है। चल भाई ये देखते हैं कहां पे लिखे। तो ध्यान देना है, अपने जो एंशिएंट पीरियड के विद्वान थे उन्होंने क्या किया, हिमालयन क्षेत्र में कुछ ऐसी पेड़ पाए जाते थे, जैसे ताड़पत्र पाए जाते, ठीक है। तो उन्होंने ताड़पत्र को लेके आए, ठीक है। अब क्या है, उन ताड़पत्र पर यहाँ पे देखना, ताड़पत्रों अथवा हिमालयन क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए, ठीक, यहाँ पे इंग्लिश में भी यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं। तो हुआ क्या कि हिमालयन बेल्ट पर जो एक भूर्ज नामक क्या है, एक पेड़ पाया, ठीक है, उसी पेड़ की जो पत्तियां थी, ठीक है, और जो उनकी छाले थी, ठीक है, उनके ऊपर क्या करते थे, ये चीजें, ये सारी चीजें लिखे। आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे ये, ठीक है, हम भी नहीं पढ़ पाएंगे, इस चीज को समझना है, ठीक है, इस चीज को समझना है। तो मैंने स्क्रिप्ट होती क्या थी, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आपके आ सकता है, तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दे वर यूजली रिटेन ऑन पॉम लीफ, ठीक है, ये सब चीजें लिखा हुआ है, तो ये सब देख जाना है। अब देखिए मैन्युस्क्रिप्ट्स की एक खराबी क्या है, भैया कुछ चीजें, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसा हुआ कि कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया। कैसे डिस्ट्रॉय हो गया, कीड़े मकोड़े ने खा लिया। भैया पत्तियों को तो भाई कीड़े मकोड़े खा सकते हैं ना, इतने लंबे समय हो गए, अभी आप पेज रख देते हैं तो उस पर दीमक लग जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो सोचिए इतनी लंबे ड्यूरेशन पहले की मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या मतलब उसी फॉर्म में मौजूद होंगी। आंसर सीधा आपसे भी मैं पूछूंगा तब बोलोगे नहीं, यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या, कुछ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स डिस्ट्रॉयड हो गई है, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स खत्म हो गई है, ठीक। क्यों, क्योंकि कीड़ों के द्वारा उनको, कुछ कीड़ों के द्वारा उनको खा पी के सफर चट कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है, मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स बची नहीं है, बची है, पांडुलिपियां बची हैं, लेकिन बहुत सारी पांडुलिपियां खत्म हो गई, जो उनको शायद हिस्ट्री के बारे में कुछ और भी बेहतरीन चीजें बताती, ठीक है, वो सारी चीजें क्या है, खत्म हो गई। अब देखिए मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है, हमको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि सोर्स टू नो आवर पास्ट, बेस्ट सोर्स है। हालांकि सबसे बेस्ट सोर्स के तौर पे हम लोग किसको मानते हैं, तो ये कभी भी जो पुरातात्विक सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो है, पहले बात मैं आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में बता दूं, ठीक है। देखिए जो अपने आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को खोजते हैं, उनमें आता है आपका अभिलेख। अभिलेख को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शन। थोड़ी सी इंग्लिश गलत हो सकती है, ठीक है, और मेरी इंग्लिश की मेरी सीमा है, ठीक है, मतलब टाइपिंग में कुछ गलती लिखने में हो सकती है, तो वो क्षमा करिएगा, ठीक है। तो ये अभिलेख हो गया, ठीक है। तो अभिलेख, इसके से कुछ क्वाइंस हमको एंशिएंट ड्यूरेशन के मिले हैं, ये भी आपकी क्या है, ये भी आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, ये भी आपके क्या है, ये भी आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, इसी को दिमाग में रखना है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो आपकी जो अभिलेख हो गया, ठीक है, आपकी जो क्वाइंस हो गया, इसके कारण हम लोग को कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी मिली हैं, ठीक है, ये भी आपकी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में शामिल किए जाते हैं। पेंटिंग्स शामिल जाते हैं, मूर्तियां हम लोग देखेंगे हड़प्पन पीरियड से ही हमको मूर्तियां मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यानी जो अपनी मूर्तियां हैं, यानी ठीक है,
स्कल्पचर्स, ठीक है, मूर्तियां हैं, ये हमको मिलती हैं, ये भी आपकी क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, ठीक। इसके बाद से हम लोग ध्यान देंगे कुछ आपको स्मारक मिलते हैं, भवन मिलते हैं, ठीक है, ध्यान देना है, जो आपके मोनूमेंट मिलते हैं, ठीक है, मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, इनकी ये सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपकी आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक स्रोत है, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। ठीक है, ये सारी चीजें, तो हम लोग कभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में वर्ड टर्म्स यूज करेंगे, तो मतलब हम लोग इन सब चीजों पे बात कर रहे हैं। इन्हीं में आपकी जो ये है, ठीक है, पांडुलिपियां हैं, ये भी आपकी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के तौर पे इसको भी हम लोग सामने कर लेंगे, स्क्रिप्ट्स, ठीक है, ये भी आपकी इसी में शामिल होती है, इस चीज को ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा जो चीज मैंने बता दिया, देखिए कि इनको क्या है कि जो कुछ जो कीड़े मकोड़े थे, ठीक है, इंसेक्ट्स थे, इन्होंने इनको क्षति पहुंचा दी है। अब ये देखिए, बात आती है कि ये जो पांडुलिपियां थी, ये किस चीजों के बारे में जानकारी बताती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है। ये हमको क्या है, उस ड्यूरेशन की जो धार्मिक, जो रिलीजियस मान्यताएं थी, उनके बारे में हमको, ठीक है, जो रिलीजियस बिलीव्स थे, उनके बारे में हमको क्या है, जानकारी देती है, ठीक है, रिलीजियस बिलीव्स के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। इस ड्यूरेशन की जो राजाओं के जीवन थे, जो व्यवहार थे, ठीक है, जो प्रैक्टिसेस थे, जो राजाओं के व्यवहार थे, उनके बारे में, किंग्स के जो व्यवहार थे उनके बारे में, औषधियों के बारे में यानी मेडिसिन के बारे में, उस ड्यूरेशन की साइंस के बारे में, ठीक है, जो डेवलपमेंट्स थे, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में हमको इन सब चीजों से पता चलता है। यानी पेपर में क्वेश्चन बन के अगर आए कि जो पांडुलिपियां है, कि हमको केवल रिलीजियस टर्म्स के बारे में जानकारी देती है, तो आंसर होगा नो, क्योंकि गैर धार्मिक या धार्मिकेतर चीजों के बारे में, ठीक है, यानी रिलीजियस और टेम्परामेंट से हटके भी चीजों के बारे में हमको जानकारियां मिलती हैं पांडुलिपियों के थ्रू, जैसे साइंस के बारे में, मेडिसिन के बारे में, ठीक है, किंग्स के कैसे जीवन थे, ठीक, उनके बारे में, जो हमारे रिलीजियस बिलीफ्स थे, इनके बारे में भी हमको पता चलता है। तो इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है। चूंकि ये पांडुलिपि है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एंशिएंट की किसी लैंग्वेज में लिखा गया होगा, तो पांडुलिपियां मेनली यहां पे ध्यान देना है, ठीक है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, इनमें से कई सी ऐसी पांडुलिपियां जो अपने को संस्कृत में लिखी मिली है, ठीक है, ध्यान देना है, संस्कृत में लिखी हुई मिली हुई है, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक। हाँ, कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें प्राकृत, तमिल, इनका भी यूज किया गया है, ठीक है, इस चीज को दिमाग रखना है। यानी टोटली संस्कृत में मिली है तो आंसर नहीं, केवल रिलीजियस जानकारियां देती हैं, ठीक है, तो नहीं, केवल रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में नहीं बोलती है, अदर भी चीजों को शामिल करती है, ठीक है। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख, ठीक है दोस्तों, अभिलेख को पढ़ेंगे। अभिलेख में आप लोग हिस्ट्री में कई सारे अभिलेखों के बारे में जानते होंगे, हाथी गुम्फा अभिलेख पढ़ते हैं, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पढ़ते हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त का, तो हम लोग ऐसे कई सारे अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं। अभी इसी 6th क्लास की बुक में कुछ अभिलेखों के बारे में बहुत बेहतरीन चर्चा किया गया है, ठीक है, तो हम लोग उस अभिलेखों के बारे में कि कौन सी अभिलेख किन राजाओं से संबंधित थी, ठीक है, उनके बारे में किन राजाओं से संबंधित जानकारियां मिली हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। पहले मैं बेसिक इंट्रो दे दूं। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में सबसे प्रमाणित जो सोर्स माना जाता है वो आपकी अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस को माना जाता है। क्यों, मैं उसका लॉजिक आपको देता हूं। ये एक्चुअली पत्थरों पर, वॉल्स पर लिखे जाते थे, ठीक है, तो जब पत्थरों पर, वॉल्स पर लिखे जाएंगे, उनको अब उसको रबड़ ले जाके मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, यानी उसमें जो चीजें लिखी गई हैं, बाद में उसके साथ छेड़खानी होने के चांसेस बहुत जरा सा, बहुत कम चांसेस है कि भैया अभिलेखों के साथ कुछ छेड़खानी हुई होगी। तो आंसर मिलता है यानी इन अभिलेखों के साथ कुछ छेड़खानी नहीं हुई होगी, बेसिक आंसर आता है, ठीक है, यार अभिलेखों के साथ, इंस्क्रिप्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि निशांत ने अगर कोई अभिलेख लिखाया है तो जाहिर सी बात है गौरव सर उसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। हालांकि अभिलेखों की भी कुछ सीमा है, कई सारे अभिलेख टूट गए हैं, ठीक है, कई सारे अभिलेख को राजाओं ने, मान लीजिए मेरे और गौरव सर में युद्ध हुआ, गौरव सर क्या मुझसे जीत गए, ठीक है, लड़ाई, अब वो गुस्सा के मार कि मैं जो जानकारी लिखा था कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे प्रेमिका का नाम ये है, और गौरव सर आए गुस्सा के तोड़ दिए, मेरा अभिलेख ही तोड़ दिए, तो मेरे सोर्सेस कोई तोड़ डाले गौरव सर, ठीक है। तो कुछ इसी कारण का है, कुछ अभिलेख क्या है कि टूट गए हैं, ठीक है, लेकिन अभिलेखों को सबसे प्रमाणित सोर्सेस के तौर पर इसलिए माना जाता है। अभिलेखों से क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, किस राजा के द्वारा लिखाया गया है, उस राजा के बारे में, राजा जब निशान सर जब
एज अ किंग जब अपनी विशेषताएं लिखवाएंगे तो मैं लिखवाऊंगा कि मैंने एक्स वाई जेड जगहों पे जीत दर्ज की है, ठीक है, इन लोगों को हराया है, 50 की शादियां की है, यहाँ पे शादी किया है, यहाँ पे शादी किया है, ठीक है, ससुराल से मुझे क्या क्या दहेज मिला, मैं उस पर लिखवा दूंगा कि यार मुझे ये चीज दहेज मिला, ठीक है। मैं रास्ते बनवाऊंगा, रास्ते में अपना अभिलेख चिपका, ठीक है, कि रास्ते से इस रास्ते को से जाने वाले को मुझे 2 रुपया कर देना होगा, ठीक है, ताकि जब कोई रास्ते से जाएगा तो अभिलेख पढ़ देगा, अच्छा निशान जी को मुझे 2 रुपया टैक्स देना है, ठीक है। तो भाई मैं किंग हूं तो जाहिर सी बात है वो लोग चलना है तो भाई 2 रुपया मुझे देंगे, तो यानी उस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था, प्रशासन का जो तंत्र था, उसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। राजाओं की वंशावलियां, निशान सर के बच्चे के बारे में, मेरा बच्चा जब राजा बनेगा तो उसका नाम वो लिख पाएगा कि ये मेरे पिताजी का अभिलेख है, ठीक है, ये चंद्रगुप्त का अभिलेख है, ठीक है, फिर ये बिंबिसार का अभिलेख है, ये अशोका का अभिलेख है, तो मेरा बेटा जो होगा वो अपना अभिलेख में नाम लिखाएगा कि मेरे पिताजी ने तो ये चीज लिखा था, मैंने ये जीता, पिताजी तो मेरे 50 शादी की थे, मैंने 75 शादी किया, उससे ज्यादा बढ़ के, ठीक है। तो वो सारी चीजें लिखवाएगा, तो यानी अभिलेखों, इंस्क्रिप्शन से हमको उनकी वंशावलियों के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। और क्या, मान लो कि भैया मैं ये भारत है, ठीक है, ये आपका भारत हो गया। अब क्या है कि मेरे एक अभिलेख यहां मिल गया, ठीक है, मेरा एक अभिलेख यहां मिल गया, मेरा एक अभिलेख यहां मिल गया, मेरा एक अभिलेख यहां मिल गया। इससे पता क्या चलता है कि निशान छोटा मोटा राजा नहीं था भैया, उसकी पकड़ यहां तक थी, उसकी पकड़ ईस्ट में यहां तक थी, साउथ में यहां तक थी, नर्मदा के ऊपर तक इसकी पकड़ थी। तो मुझे पता चला कि बहुत बड़ा साम्राज्य का राजा रहा, ठीक है, यानी किसी क्षेत्र का विस्तार कितना हुआ है। अशोक के अभिलेख अगर डिफरेंट डिफरेंट एरिया से मिले हैं तो वो बताता है कि अशोक की बाउंड्री, उसके उसके साम्राज्य की बाउंड्री कितनी बड़ी रही होगी, ठीक है, ये सब चीज समझिएगा। तो अभी मैंने देखिए आपकी अभिलेख बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने अभिलेखों के बारे में बहुत सारी चीज आपको समझा दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ अभिलेखों के नाम लिखे हैं, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि खारवेल का है, जूनागढ़ अभिलेख जो कि आपके रुद्रदामन का है, एहोल अभिलेख जो कि आपकी पुलकेशिन द्वितीय का है। आपने साथ एक हर्षवर्धन नामक राजा का नाम सुना, ठीक है, हर्ष महान दानी था, ठीक है, बहन और भाई का बदला लेने वालों में देखेंगे तो दृढ़ प्रतिज्ञा था, ठीक है। रावण के बाद अगर किसी ने कहा जाता कि ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा दिखा ना तो वो हर्षवर्धन लेने के लिए, ठीक, रावण के बारे में कहा जाता ना वो उनकी बहन थी शायद सुर्पनखा, और इसकी वजह से उन्होंने रिवेंज लिया किसे, राम जी से, ठीक है। हालांकि ठीक है कोई बात नहीं, मान लिए हर्ष ने भी, हर्ष की बहन को किडनैप किया जाता है, ठीक है, उनकी जीजा को मार दिया जाता है, हर्ष बिठाने का भाई कि मेरी बहन को जिसने छुआ है उसको 6 इंच छोटा करेगा, मान लेगा, ठीक है, और कर देगा, शशांक को निपटा देगा, ठीक है। तो हर्ष, ऐसा माना जाता है कि रावण के बाद से कोई इतना दृढ़ प्रतिज्ञा अगर अपनी बहन की ना होगा तो हर्ष, ठीक है। तो हर्ष जब जीतता रहता लड़ाई ना तो उनको लगता है चल भाई थोड़ा साउथ भी घूम लेते हैं ना, दक्षिण की तरफ बहुत लोगों ने घूमने का मन बनाया है, तो यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय मिलता होता, बहुत बदला ले लिए, अब तुमको बताते हैं, ठीक है। तो हर्ष और पुलकेशिन के बीच में लड़ाई होगी, पुलकेशिन द्वितीय जीत जाएगा। तो पुलकेशिन द्वितीय इसी एहोल अभिलेख में बताया है कि मैंने हर्षवर्धन को पराजित किया है। आप समझ गए कि हिस्ट्री की कैसी इंपॉर्टेंस बताती है अभिलेख, ठीक है, कि किस राजा ने किससे लड़ाई हुई। अब देखिए पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख बताता है, इसका मतलब साउथ में साम्राज्य का प्रसार करने के लिए, भैया तुम साउथ में आए तभी तो पुलकेशिन द्वितीय से तुम्हारा लड़ाई हुआ। इसका मतलब हर्ष ने, जाहिर सी बात है, साउथ की तरफ जाके अपनी साम्राज्य विस्तार की योजना बढ़ाई। ये हिस्ट्री बताती है आपकी अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस की ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। अब देखिए इंस्क्रिप्शंस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा गया है कि कैसे कैसे विवरण थे, किन किन जगहों पे लिखे जाते थे, तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप अंदर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जानकारियां इसके बारे में नहीं मिलेगी, ठीक है। अभिलेखों के बारे में जो मैं बता रहा हूँ कि यार इन सब चीजें कौन बनाता है, तो अभिलेखों को खोजते कौन से, तो पुरातत्वविद खोजते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट खोजते हैं। और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, इन पे जो मूर्तियां बनी हैं, जो चित्र बने हैं, जो चीजें लिखी गई हैं, इनकी स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या है कि भैया खुदाई हो रही है तो खुदाई के तहत जो चीजें मिली इनकी उनको स्टडी करना और हिस्ट्री लिखना, ठीक है, ये आर्कियोलॉजिस्ट का काम है। तो इमारती मान लीजिए खुदाई हुआ, हड़प्पाई भवन मिल गया तो वो स्टडी करेंगे यार ये लोग कैसे रहते होंगे। अभी मैं हड़प्पा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि आर्कियोलॉजिस्ट यार क्या गजब की चीज खोजते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री मतलब कुछ लिखा नहीं है, फिर भी हिस्ट्री हम लोग को ऐसे लिख के दिया ना कि अगर हम लोग, कोई हड़प्पा का बंदा आके बोले भाई कि तुम बता दो यार कि तुम लोग ऐसे रहते थे ना, तो वो जरूर 10 में से 6 बातों को आपकी गुड टिक मारेगा, यार ऐसे ही रहते थे, ठीक है। लेकिन बात वही यार कि हड़प्पन का बंदा मिलेगा नहीं ऐसा, ठीक है, मिल जाए तो फिर मजा ही मजा है, ठीक। अब देखिए तो पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट होते क्या है वो हम लोग समझ गए। आते हम लोग नीचे। अब ये पोर्ट जो है, ये जो कॉइन्स वगैरह हैं, जो ये सब ये खुदाई की डिस्ट्रीब्यूशन में मिले हैं, ठीक है, पुरातत्वविदों को। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ठीक है, कह रहा कि ये एक ऐसा
ध्यान देंगे, पॉट है, लगभग कह रहा है कि ये 4700 वर्ष पूर्व का होगा, अराउंड ऐसा होना लगता है कि 4700 वर्ष पूर्व क्या है पात्रों का यूज होता है। जब एक्चुअली इसकी जब कार्बन डेटिंग की जाती है तो चीजें पता चल जाती है कितना पुराना होगा। ठीक है, कह रहा है चांदी का सिक्का, इधर देखिए, इधर ये कह रहा है कि चांदी के सिक्के हैं। ठीक है, कह रहा है कि इस तरह के चांदी के सिक्के लगभग 2500 वर्ष पूर्व का है, इनका प्रयोग होता रहा होगा। ठीक है, जो आपके चांदी के सिक्के थे, ठीक है, यानी जो सिल्वर क्वाइंस थे, तो ये कुछ सिल्वर क्वाइंस के और पॉट्स के यूज बनाए, ये लगभग आपकी 4700 ईयर एगो का है। ठीक है, ये सब आपको नहीं पूछेगा कितने 100 एगो का है कितने का नहीं है, ये सब बस माहौल बनाने के लिए। ठीक है, और ये कभी पेपर में नहीं आएगा, इस तरह से तो नहीं आएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना है। ठीक, आ ध्यान देखिए, अब एक बात आती है भैया कि पुरातत्वविद तो मतलब उनको ये क्वाइंस मिल गया, ये मनके मिल गए। अब देखिए ये, अब ये जब पाएंगे तो इसमें कई सारी चीजें सोचेंगे। अब देखिए यहाँ पे पेंटिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पे चित्रकारी की गई है, तो यानी आर्कियोलॉजिस्ट सोचेगा यार, यानी ये लोग पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे कलर किए हैं, इसका मतलब कलर की जानकारी इनको थी, कुछ रंगों की जानकारी हो गई थी। ठीक, अभी पेंटिंग्स मान लीजिए डांस कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ और चित्र बनाए तो उससे आम जीवन की जानकारी मिलती है। जैसे दिखाएंगे गुफा चित्रों में हंटिंग करते हुए चित्र बनाए गए हैं, उससे हम लोग को पता चलता है किस जानवर को, मान लीजिए कि किसी ने हिरण को मारा है तो हिरण की पेंटिंग बनाते हुए उसमें भाला घोंपते हुए पीछे से पेंटिंग बनाती है, तो उससे पता चलता है इस ड्यूरेशन में हिरण हुआ करते थे, तो ही तो हिरण के चित्र बने हैं। सीधी सी बात ना। जैसे मान लीजिए कि हमको डायनासोर को पिक्चरों में नहीं देखे होते, तो मैं कैसे डायनासोर का यार वो मतलब फोटो बना पाता, नहीं बना पाता। अभी मैं अगर बोलूं कि मैं किस जानवर को देखा हूं, मुझे पेंटिंग बना रहे हैं, तो मैं गाय का बना दूंगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं बनाऊंगा लेकिन बना दूंगा यार, गाय का बना दूंगा, भेड़ का बना दूंगा, बकरी का बना दूंगा, लगेगा कि यार कि हाँ ये बकरी का है, बकरी ही है। आज के 200 साल बाद कोई देखेगा तो समझेगा हाँ यार बकरी ही बनाया है, एक्जेक्ट बकरी नहीं बनाऊंगा लेकिन इतना तो बना दूंगा कि वो समझेगा ये बकरी ही है। ठीक है, तो ये हाल है, आर्कियोलॉजिस्ट ये सारे काम करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, देखिए नॉर्मली चीजें क्या होती है ना कि डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे जो मान लीजिए कि सपोज कि गेहूं मिला, अब कैसे पता चल गया भैया कि ये गेहूं है, एक्चुअली गेहूं अपने शुद्ध फॉर्म में तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन चूंकि लोगों ने आग की खोज कर ली है, तो गेहूं क्या है वो अब पका के जब खाने लगे थे तो उसमें से कुछ गेहूं जल गया। ठीक है, तो जला, जब गेहूं जल जाता है तो इसकी एज बढ़ जाती है। ठीक है, यानी ये अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो जले हुए गेहूं को जब आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया तो बताया यार यार ये तो गेहूं है, इसका मतलब इन लोगों ने गेहूं जाना जानते थे, धान जला मिला तो धान जान गए। ठीक है, इसी तरीके से मतलब कि जानवर जो है, ठीक है, एनिमल्स जो है, एनिमल्स को खा लिए। ठीक है, तो एनिमल्स को खा के जो उनकी बोन्स को फेंक देते थे, ठीक है, उसकी स्टडी जब किया जाता था, ठीक है, जो उनकी स्टडी किया जाता था, समझिए बर्ड्स के जो कुछ बोन्स मिले, ठीक है, अब इनकी फिश के बोन्स मिले, तो उससे क्या होता था, उस बोन से ये अंदाजा लगाया जाता था कि इस ड्यूरेशन में इस टाइप की मछलियां होती थी, मछली होती थी, कम से कम ये तो पता चलता था। ठीक है, यानी मछली होती थी, इस बात का अंदाजा लोगों को लगा करता था। ठीक है, तो ये सारे आर्कियोलॉजिस्ट कैसे कैसे पता करते थे कि कौन से जानवर होते थे, मछलियां होती थी कि नहीं होती थी, ठीक है, किस स्पॉट्स का यूज करते थे और किस कलर का यूज करते थे, इनकी जानकारी कैसे आर्कियोलॉजिस्ट रखते थे, इसकी जानकारी हम लोग को हो गई। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा तो भी मैं वही चीज बोलूंगा जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैं जो चीज बोला हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कह कि इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीस ऑफ वुड्स हैव बीन बर्न दे सर्वाइव इन अ चार्ज फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली वही कि अगर जल उल गया है, लकड़ियां जल गई हैं, तो वो जले फॉर्म में लकड़ी मौजूद थी। ठीक है, तो उससे एक बेसिक अंदाजा लग जाता है भाई कि ये वनस्पतियां हुआ करती थी। ठीक है, ये सारी वनस्पतियां हुआ करती थी, लकड़ी के जले टुकड़े मिलने से पता चलता है कि ये वनस्पतियां उसमें थी। ठीक है, गेहूं या किसी अनाज की जलने से पता चलता है कि इस टाइप की कुछ अनाज क्या थे। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आपको महसूस होती है, क्योंकि देखिए हिंदी पट्टी का स्टूडेंट होने के कारण क्या कि थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ, और इंग्लिश मैं इतनी यूज जरूर करूंगा कि आप लोग समझे, ठीक है, उतनी मैं बेहतरीन यूज करूंगा। कॉन्सेप्चुअली कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, इस बात की मैं गारंटी दूंगा, इस बात की मैं लिखित गारंटी दूंगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए ये यहां पे देखिए करा कि वन पोस्ट और मेनी। ठीक है, यानी अतीत एक या अनेक। अब एक चीज समझिए यार, एक्चुअली क्या दिखाना चाह रहा है ना कि यार कि मतलब कि कैसे डिवीजन मौजूद था। ठीक है, अंतर कैसे मौजूद था, तो देखिए अंतर यार बहुत सारी चीजें, ठीक है, अंतर बहुत सारी चीजें क्या आती है दिखाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, रीति रिवाजों में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। ये पैरा क्या समझा रहा है, मैं ये चीज आपको बता, ठीक है, ठीक है, ये चीज समझिए। ठीक है, ठीक है,
यहाँ पे मैंने एक होमवर्क आप लोग को लिखा है, आप लोग कर लीजिएगा कि होमवर्क HW मतलब होमवर्क, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार की ट्राइबल्स के बारे में आपको कमेंट करना है कि अंडमान निकोबार में, जैसे मैं एक ट्राइबल बताऊं, सेंटिनलीज नाम की एक ट्राइबल्स ग्रुप यहाँ पे पाई जाती है। आपको 2-3 ट्राइबल्स ग्रुप वहां पे और पाए जाते हैं, यूपीएससी दोनों पूछते हैं ट्राइबल्स के बारे में क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करना कि यार ये ट्राइबल्स आपकी अंडमान निकोबार में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए जो आपका अंडमान आइलैंड है, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या, इस पैरा में क्या समझा रहा है मैं आपको बता दूं। इस पैरा में विविधताओं को, ठीक है, जो डाइवर्सिटी है उसको समझा रहा है, जो अंतर डिफरेंस है उसको समझा रहा है, ठीक है। तो बता रहे कि डिफरेंस कैसे होता है। देखिए इससे कह रहे कि भाई अंडमान के जो लोग हैं और जो तटीय क्षेत्र के लोग हैं, तटीय मतलब कि, ठीक है, जो रिवर बैंक के किनारे रहने वाले लोग हैं, जो सी बैंक के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में, उनकी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग जरूर होगी, ठीक है। क्योंकि तटीय क्षेत्र के लोग यानी रिवर बैंक्स के लोग क्या है, खाद्यान्न का उत्पादन, फूड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो उस हिसाब से रोटी चावल दाल ये सब खाएंगे। लेकिन ट्राइबल जो अंडमान है, ठीक है, वहां पे ट्राइबल्स लोग हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपने भोजन कैसे करते हैं, फिश, ठीक है, अपनी जो भोजन है उसको फिश पकड़ के, मछलियों को पकड़ के या शिकार करके, हंटिंग करके, ठीक है, फल फूल का संग्रहण करके, ठीक है, जो फ्रूट्स वगैरह है, ठीक है, उसका संग्रहण करके इनको खा के अपना भोजन करते हैं। तो आपको डिफरेंस क्या अंडमान से और तटीय जो मुख्य लैंड है, मेन लैंड है, उनके बीच का डिफरेंस क्या। तो ये लोकेशन के आधार पे अंतर है। या हमारे यहाँ अगर चावल ज्यादा पाया जाएगा तो हमारी भोजन मेनली चावल पे बेस्ड रहेगा। किसी के यहाँ अगर गेहूं ज्यादा पाया जाएगा तो उसकी मेन फूड क्या होगी, गेहूं जाएगी। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में रोटी सब्जी दाल चावल है, साउथ इंडिया में वही इडली डोसा, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो वहां की प्रोडक्शन के हिसाब से वो उनकी डेली यूज की चीज है, हमारे प्रोडक्शन के हिसाब से हमारी डेली यूज की चीज है, ठीक है। इस चीज में ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान देना है। अब देखिए, ठीक है, इस पैरा को पढ़ेंगे। इस पैरा में कह रहा है कि इस भेद के, यहाँ पे तो एक भेद की किस टाइप का डिफरेंस है क्या बता लिया, यहाँ पे नीचे नीचे किस टाइप का डिफरेंस है वो बता रहा है कि भाई जो किंग्स थे, जो बड़े बड़े समृद्ध लोग थे, व्यापारी थे, भूमिधारी लोग थे, इन लोगों ने क्या भैया कुछ चीजें तो लिख ली है। देखिए आप लिख रहा है कि जो शासक वर्ग था, जो रूलर वर्ग था, इनके पास्ट में किए गए जो इनके विजय हैं उनके बारे में तुमको क्या है, इन्होंने पर्याप्त जो जानकारियां हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन है वो तो दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन यही कारण है कि क्या है कि हम इन शासकों, इन रूलर्स के बारे में या इन रूलर्स के द्वारा जो लड़ी गई वार्स हैं उनके बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है, उसका लेखा जोखा कहीं इंस्क्रिप्शंस में लिखवा दिया, किसी बुक्स में लिखवा दिया, तो उसके बारे में जानकारी है, मतलब हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो जो नॉर्मल हंटर है, एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, वो कहाँ लिखेगा कि आज मैंने मुर्गा काटा था, बिल्कुल नहीं लिखेगा, ठीक है। मुर्गा काट के खोज के काट के खाएगा या किताब में लिखेगा भाई कि 22 तारीख को मैंने इस मुर्गा काटा था, ठीक है, बिल्कुल नहीं लिखेगा, ठीक है। मछुआरे भैया दिन भर का काम है, आज की तरह थोड़ी ना कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, फेंके जाल और खींच लिए, एक प्लानिंग होती थी, ठीक है। तो इनके बारे में ये जो फॉर्मर्स थे, जो ये पशुपालक वर्ग था, ठीक है, अब ये क्या है, ये लोग क्या है कि अपनी हिस्ट्री को नहीं लिखे थे। ये जो ग्रुप्स है ये नॉर्मली इनके बारे में कोई लेखा जोखा नहीं है, यानी इनके बारे में हमको कोई जानकारी नॉर्मली नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि कोई लेखा जोखा इनके बारे में है ही नहीं, ठीक है, ठीक है। यानी जो ऑर्डिनरी पीपुल्स हैं इनके बारे में हमारे पास जनरली कोई ऐसी लिखित चीजें नहीं है, तो जानकारी मिलते हैं। इनके बारे में हमको नॉर्मली जो जानकारी, जो आपकी ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, ठीक है, जो नाटक वगैरह ना वहां से जानकारी मिल जाती है। नाटक वगैरह में जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं इनके बारे में चित्रित किया जाता है, तो इसी के लिए आगे वाले डिविजन में जो नाटक वगैरह लिखा है उनमें ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में जानकारियां दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है, ठीक है, जो फिशिंग फॉक्स हैं, हंटर्स हैं, गैदरर्स हैं, फार्मर्स हैं, ठीक है, इन लोग के बारे में चूंकि कोई रिकॉर्ड्स, कोई डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स, ये कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखते थे, यही कारण है कि हमको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, इसी को ध्यान में रखना है। तो जाहिर सी बात है जब इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं है तो हमको इनके बारे में जानकारी चाहिए, तो कैसे मिलेगी? तो इनके बारे में जानकारी हमको कौन देगा? आर्कियोलॉजिस्ट देंगे, ठीक है, कौन देगा? आर्कियोलॉजिस्ट देंगे, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिली हैं उनको स्टडी करके। तो हमारी मजबूरी क्या कि हम किसकी मदद लेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प लेंगे इन सारी चीजों को जानने के लिए, ठीक है। इनके बारे में भी अगर कुछ जानना है तो इनसे जानकारी लेंगे, ठीक है। ये चीज भी आप लोग समझ गए, इस पूरे पैरे में क्या बात थी, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे तिथि, मतलब हिस्ट्री पढ़ने में तिथियों के बारे में, ठीक है।
तो ईसा मसीह, मैं इसको नॉर्मली कहूंगा, ईसा मसीह के जन्म को आप लोग 0 ईयर के तौर पे काउंट करेंगे। उसके पहले, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, बीसी जो लिखा रहता है वो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की कोई 2000 साल पहले की घटना है, तो 2000 बीसी की घटना है, ठीक है, इसको ध्यान देना, ठीक है। और उसके बाद आपकी ईस्वी आ जाती है, ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो काउंटिंग, ईयर की काउंटिंग आपकी इस हिसाब से चलती है। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, डेट्स मींस, तो अब इसको इंग्लिश और हिंदी भाई इसमें क्या ही समझाना, ठीक है, वो सब चीज वही है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो ईसा मसीह है उनके जन्म से काउंट किया जाता है, ठीक है। जो जन्म के पहले की चीजें हैं, ठीक है, बिफोर द बर्थ, उसको हम लोग बीसी, ठीक है, बीसी के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, यूजली हैव तो लेटर्स बीसी, बीसी यूज करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान देना। ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। ये इसके बारे में थोड़ा सा, ये फिगर देखना है, फिगर को याद नहीं करना है, किस टाइप के फिगर को पी कहते थे, किसको टी कहते थे, ये बिल्कुल याद नहीं। अब आइए, ठीक है, एक्चुअली ये एक हिस्ट्री लिखी गई है, मिस्र की एक हिस्ट्री है। मिस्र में क्या ना, भाव चित्रात्मक लिपि चलती थी। आप लोग फेसबुक चलाते हैं ना, आप देखिए, मान लीजिए कि कोई सुंदर कन्या है, उसने अपनी फोटो डाली है, तो हम लोग उस पर क्या करते हैं, हार्ट वाला फिगर भेज देते हैं, ठीक है। तो मतलब उस सुंदर कन्या को दिल दे बैठे हैं, अच्छी लगी, दिल से वो चीज अच्छी लगी, वो उनकी फोटो अच्छी लगी, ठीक है, जो भी अच्छी लगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तो वो भाव चित्रात्मक लिपि है। हम लोग कह कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन उस सिंबल्स ने बता दिया आप कहना क्या चाहते हैं। हम लोग केवल अगर अंगूठा दिखाते हैं, ठीक है, केवल अंगूठा दिखा देते हैं, मतलब लाइक करते हैं, आपने जो पोस्ट दिखा है, ठीक है, ठीक है। आजकल वो हार्ट ब्रेक वाला सिंगल आ गया, मतलब इसमें आ गया है, ठीक है, मतलब यार दिल टूट गया, ठीक है, मतलब समझे ना, ये भाव चित्रात्मक लिपि है। आप किसी के क्या बोलते हैं उसको, इमोजी को देख के समझ जाते हैं ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। किसी ने गुस्से वाला एकदम वो भयानक सा गुस्साया हुआ चेहरा भेज दिया, तो समझ जाते हैं महबूबा से आ गई है, ठीक है। तो मतलब महबूबा बोले ना बोले कि गुस्सा हो गया, लेकिन वो सिंबल्स बता देते हैं, भाई सामने वाला गुस्सा हो गया, ठीक है। तो ये वही भाव चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। ये एल का मतलब ये लायन होता है, ठीक है, इस चीज को समझना है। तो ये भाव चित्रात्मक लिपि है जिसकी यूज मिस्र में किया जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। इसमें इस पूरे पैरे में, ठीक है, इसी भाव चित्रात्मक लिपि के बारे में बोला गया है, ठीक है। देखिए क्या क्या चीजें बोली गई हैं, आइए देखते हैं। कह रहा कि मिस्र का एक लोकेशन है, उस लोकेशन का नाम है, ठीक है, रोसेट्टा, ठीक है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, मिस्र के इस लोकेशन का नाम क्या लिखा है, रोसेट्टा नामक ये लोकेशन लिखा गया, ध्यान देना है, ठीक है। मिस्र मींस इजिप्ट, ठीक है। तो इजिप्ट का ये एक लोकेशन है, ठीक है, रोसेट्टा। यहां से हुआ क्या है, यहां से कुछ हम लोग को पत्थर मिले, ठीक है, उन पत्थरों में कुछ डिजाइन्स मिली है, ठीक है, कुछ लिखी गई चीजें मिली हैं जो कि भाव चित्रात्मक है, ठीक है, ध्यान देना है। और भी कई सारी चीजें मिली है, कहा कि इन्होंने यहां पर राजाओं रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता है, ठीक है। तो कारतूस मींस गोली नहीं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजाओं और रानियों के नामों को बेसिकली एक फ्रेम में दिखाया गया, उसको कारतूस कहा जाता है। ये बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन थे, ठीक है। और जो फिगर्स वगैरह मिले हैं उनके बारे में यहाँ पे शेर को, ठीक है, किस अक्षर से दिखाते थे, चिड़िया को किस अक्षर से दिखाते थे, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। क्योंकि उस जो फ्रेम मिला है, ठीक है, उनमें कुछ ऐसी भाव चित्रात्मक लिपियां लिखी गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि कारतूस निम्नलिखित में से किस चीज से, इतिहास में कारतूस वर्ड निम्नलिखित में से किस चीज से संबंधित है। तो ध्यान देना है, मिस्र में, ठीक है, जो राजाओं और रानियों के एक छोटे से फ्रेम में दिखाया जाता था, ठीक है, उसको हम लोग, उस फ्रेम को हम लोग नॉर्मली कारतूस के नाम से जानते थे, ठीक है। इसमें कुछ और आपको नहीं याद करना है। तो आपकी पहली चैप्टर इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब यार मैंने एक एक चीज, गारो पहाड़ी के बारे में मैंने दिखाया है कि यार यहाँ पे एंशिएंट पहली बार क्या है, आपकी जो एग्रीकल्चर के साक्ष्य क्या है, आरंभिक कृषि के साक्ष्य आपको यहाँ से मिले हैं, सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सब चीजें आप लोग कर सकें, ठीक है। गंगा और सोन नदी के बीच में क्या है, नगरों का उद्भव होना स्टार्ट हुआ था, मैंने बताया आपको, ठीक है। तो प्रथम नगरों का इधर उद्भव होना स्टार्ट किया था, ठीक है। ये सब चीज आप लोग बता सकते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। 2500 पूर्व ईस्वी पूर्व के नगर क्या है, यानी हड़प्पन साइट्स की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मगध आपका क्या है, ठीक है, मगध आपका पहला बड़ा राज्य है, ठीक है। मगध के बारे में बता दूं, आपकी जो सोन नदी वाला बेल्ट है ना, जो ये यहीं पे आपका मगध साम्राज्य था। यहाँ पे इस मगध साम्राज्य की मैं आपको खूबी बता दूं, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड था। आप सोचिए ना, फर्टाइल लैंड क्यों नहीं होगा, स्वयं माता गंगा का आशीर्वाद है, गंगा रिवर है, यमुना है, इसकी गंगा रिवर्स की कई सारी ट्रिब्यूटरीज है, यमुना रिवर है भाई।
रिवर्स क्या करते हैं, रिवर्स लैंड को फर्टाइल बनाएंगे, उपजाऊ बनाएंगे। जब लैंड फर्टाइल होगा तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होगा, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है, जब मेरे पास खाना इतना आएगा कि मैं उसको खा लूं तो मैं चाहूंगा कि दूसरे लोग भी खाएं, लेकिन फ्री में नहीं खाएं, मैं उनसे बदले में रुपया लूंगा। यानी जब अधिशेष उत्पादन होता है, जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा, तो सरप्लस प्रोडक्शन को मार्केट में बेचा जाएगा, ठीक है, यानी उसका क्या किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा, ठीक है। तो जब मार्केट में उसको बेचा जाएगा, मींस कि क्या होगा, इनकम होगा, ट्रेड बढ़ेगा। और जब भी कभी ट्रेड बढ़ता है, मान लीजिए ये एक मार्केट है, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, चावल बेच रहा हूं, तो सभी व्यापारी वर्ग क्या करेंगे, यहाँ पे आके चावल बेचना शुरू कर देंगे, गेहूं बेचना शुरू करेंगे, तो ये एक मार्केट बन जाता है, ठीक है। और फिर इसी मार्केट के इर्द गिर्द नगरों का डेवलपमेंट स्टार्ट। कभी भी आप अपने गांव का मार्केट याद करिए, आज के 10 साल पहले शायद वहां पे कोई एक छोटी सी दुकान लगती हो, लेकिन वही जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो जब लगने लगी तो लोग वहां पे जाके घर बनाने लगे, ठीक है, दुकान बनाने लगे, और समय के साथ अब वहां पे जाके एक कस्बा बनना स्टार्ट हो गया, एक सिटी बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जो नगरों का डेवलपमेंट होता है वो इस हिसाब से, सिटीज का डेवलपमेंट होता है वो इस हिसाब से। तो मगध कैसे एक पावरफुल इंपावरमेंट बना, जो मतलब साम्राज्य बना, उसको हम लोग क्या करेंगे कि आगे लिखा है, ठीक है, वहां हम लोग देख लेंगे, ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है, ठीक है, आपका जो टॉपिक है वो क्या है, आइए देखते हैं। ये आपकी इंग्लिश मीडियम वाला जो बुक है, ठीक है, वहां पे ये एक और मैप है, आप इस मैप को देख लेंगे। हिंदी मीडियम वाले बुक में ये मैप नहीं थी, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बुक में ये मैप है, इसको देखते हैं। बेसिकली इसमें अच्छा, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या ना कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिखाया गया है, ठीक है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, इसमें याद क्या करना है, आप ये याद कर लिए कि सी से कितनी बाउंड्री, कितनी स्टेट की बाउंड्री टच होती है। तो देखेंगे यहाँ पे, गुजरात पहला स्टेट, महाराष्ट्र दूसरा स्टेट, ठीक है, कर्नाटका तीसरा स्टेट, गोवा चौथा स्टेट, केरला पांचवा स्टेट, ठीक है, तमिलनाडु छठवां स्टेट, यहाँ पे आपके देखिए आंध्रा, ठीक है, आंध्र आपका 7वां, उड़ीसा 8वां, वेस्ट बंगाल 9वां। तो कुल 9 स्टेट क्या है आपकी सी से बाउंड्री बनाती है, ठीक है। तो कितनी स्टेट बाउंड्री बनाती है, तो 9 स्टेट, ठीक है। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र 7, उड़ीसा 8, वेस्ट बंगाल 9। दूसरी क्वेश्चन बनती है कि सबसे बड़ी बाउंड्री किसकी है, तो भैया हमको पता, बचपन में पढ़ते हैं कि सीधी रेखा और टेढ़ी मेढ़ी रेखा में सबसे बड़ी रेखा कौन होती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। अब इन स्टेट्स में देखो कि किसकी बाउंड्री टेढ़ी मेढ़ी है, तो बाउंड्री टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, यानी जिगजैग मोशन में किसकी है, वो है गुजरात। जब गुजरात की बाउंड्री टेढ़ी मेढ़ी है, यानी जिगजैग पोजीशन में है, इसका मींस गुजरात की जो तट है, ठीक है, जो बाउंड्री ऐसी बाउंड्री है वो ज्यादा होगी अदर स्टेट की तुलना में। तो ये आपको एक और आंसर मिल गया, ठीक है। यहां पे देखिए कौन कौन से देश के साथ हम बाउंड्रीज बनाते हैं, तो यहां पे देखेंगे हमारा बाउंड्री पाकिस्तान के साथ जो स्थलीय बाउंड्री है, जो लैंड बाउंड्री है, ठीक है। यहां पे एक आपकी बाउंड्री यहां पे आपकी अफगानिस्तान के साथ है, यहाँ आपकी चाइना के साथ है, यूपी के साथ भी एक बाउंड्री बनाता है कौन, नेपाल, नेपाल के साथ बाउंड्री है, यहाँ भूटान है, भूटान के साथ बाउंड्री है, यहाँ म्यांमार के साथ बाउंड्री है, यहाँ बांग्लादेश के साथ बाउंड्री है। तो कुल कितनी देशों के साथ हमारी बाउंड्री है, तो पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7। तो 7 ऐसे कंट्रीज हैं जिसके साथ हम लैंड बाउंड्री बनाते हैं। क्या बाउंड्री बनाते हैं, लैंड बाउंड्री। अब बताती भैया वो कौन सा देश है जिसके साथ हम लोग सी बाउंड्री बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए गुजरात से थोड़ा सा आपका वो टच होता है पाकिस्तान, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं पाकिस्तान से भी, हालांकि डायरेक्टली बाउंड्री सी बाउंड्री टच नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे बांग्लादेश से डायरेक्टली आपका बाउंड्री टच है, ठीक है। अब देखिए इधर भी कोई देश ऐसा है, ठीक है, इधर भी कोई देश ऐसा है जिसके साथ हम लोग बाउंड्री बनाते हैं, होमवर्क, ठीक है, ध्यान देना है। यहां से हम लोग का सेकेंड जो चैप्टर है वो है आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, ठीक है, से भोजन उत्पादक तक, ठीक है। तो ध्यान देना है कि जो अब तक हम लोग फूड कलेक्टर थे, अब हम लोग जो फूड प्रोड्यूसर बनेंगे, ठीक है, यानी अब भोजन के उत्पादक बनेंगे। इस चैप्टर को हम लोग सेकेंड नंबर में देखेंगे। आज एक ही चैप्टर हम लोग भले देखें, लेकिन मैंने पूरी हिस्ट्री एक बार आपको समझा दी है। हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे कैसे, तो शुरू के 20 मिनट चूंकि वहां निकल गया है, जो इसमें नहीं लिखा था वो चीज समझाने में, ठीक है। तो आज की 20 मिनट की चूंकि क्लासेस एक वो बैकग्राउंड था ताकि आपको हिस्ट्री में समझ विकसित हो सके, ठीक है।
नेक्स्ट जो आपकी क्लासेस होगी इसमें स्पीड थोड़ी तेज रहेगी। मैं 4 क्लास में मेरा टारगेट है कि मैं आपकी एनसीएन की 6वीं क्लास खत्म कर दूंगा। 4-5 टका तो देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत।